आपको आगे बैठ रघुनाथ झा साहब लिखी हुई पुस्तक का डॉक्टर ने एक पुस्तक लिखी है उनके बारे में, आज उसका किया जा रहा है। और श्री जयप्रकाश अग्रवाल डॉक्टर साहब का स्वागत करेंगे। श्रीमती प्रकाश अग्रवाल, आज का श्रीमती प्रकाश अग्रवाल, श्री प्रकाश अग्रवाल, दूसरा बोलो, मिसेज जेपी अग्रवाल, श्री अमित अग्रवाल, श्री सुरेश पचौरी साहब का स्वागत करेंगे। जरा मैडम जी साइड श्रीमती सुरेश पिचौरी साहब, श्रीमती इंदिरा, श्री बिंदु अग्रवाल, श्री कृति अग्रवाल, संतोष भगवती, सही बात है, बिल्कुल। अब हुआ था और 19 साल की उम्र में ही वे दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कोषाध्यक्ष बन गए। शुरू से ही उनका मन देश की आज़ादी में पूरी तरह से रत था और 1940 और 44 के बीच में उन्होंने कई बार महात्मा गांधी के साथ जेल यात्राएं की। 1945 में वे पहली बार चुनाव लड़े और देशभक्ति की भावना को बढ़ाने के लिए उन्होंने एक अखबार भी शुरू किया था जिसका नाम था नया हिंदुस्तान, जिसका दफ्तर अंग्रेजों ने जब्त कर लिया। 1951 और 54 के बीच में वे 51 और 54 के बीच में वो 54 में भी और 54 हाँ, में 2 बार चुने गए। 2 बार वो म्यूनिसिपल कमेटी में चुने गए, मेंबर चुने गए और 1958 में वो दिल्ली नगर निगम में चुने गए। फिर 1958 में ही वो पहली बार उप महापौर बने और 1961 में दोबारा से उप महापौर बने। 1962 में वो दिल्ली नगर निगम में फिर चुने गए। 1966 में वो महानगर परिषद में चुने गए। बहुत सालों तक वो AICC के सदस्य रहे और उन्होंने अपने इस कार्यकाल में USA, UK, रशिया, यूरोप इन सब के कई दौरे किए और ये देखा कि किस तरीके से दिल्ली को बेहतर बनाया जाए। देश विदेश की यात्राएं करते हुए और कांग्रेस के शीर्ष नेताओं में से नेहरू जी से उनका सबसे अधिक प्रेम था, जो कि प्रेम एक वाक़ये के जरिए आपको बताती हूँ कि एक बार उनका टिकट नहीं हुआ था तो वो इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ने के लिए खड़े हो गए।
एक पत्र लिखा और पत्र में उन्होंने कहा कि दिल्ली में, उन्हें पत्र में से कोट कर रही हूँ कि आपने दिल्ली नगर निगम के अलावा बहुत काम किया है और आप अपने चुनाव में सफल हुए। और ये जो मेरा पत्र है इसको आप पोस्टर के रूप में छपा के दिल्ली की जनता तक पहुंचाएं। और फिर वो पर्सनली भी गए उनके चुनाव। ये रिगार्ड नेहरू जी उनको करते थे। इंदिरा जी भी जब भी आई उन्हीं के कहने पे आई, और जब भी उन्होंने ये देखा कि यहाँ के लोगों के मसलों में कोई तकलीफ है, कोई मकान टूट गया है, सुनवाई नहीं हो रही है, तो उन्होंने इंदिरा जी को बुलाया। तो इस तरीके से वो अपना कार्य करते करते 1977 में जब उन्होंने ये शरीर छोड़ा तो बगैर कहे हुए ये पूरा शहर बंद हो गया और लाखों की तादाद में लोग अपने आप बाहर निकल के आए और उनकी शव यात्रा ऐसी हुई। शव यात्रा मेरी समझ से हर पब्लिक सर्विस चाहिए। इस तरीके से उनका देह में जो रहने का काल था खत्म हुआ, मगर आज भी वो हमारे बीच में जीवित हैं अपने कामों की वजह से, और जो वो एक लेगेसी छोड़ गए हैं जिसको आज हम लोग यहाँ पर सब सेलिब्रेट। जिस नौजवान साथी ने इस किताब को शुरू किया, और शायद मुझे भी उसका अंदाजा नहीं था, लेकिन इनकी लगन थी। मैं उनसे चाहूँगा वो दो शब्द करें। श्री भरत झा। मैं कई वर्षों से दिल्ली के स्वतंत्रता सेनानियों के इतिहास को पढ़ रहा था और उस इतिहास को पढ़ते हुए जो शख्स, जो व्यक्तित्व मेरे सामने आया, वह व्यक्तित्व था आदरणीय रामचरण अग्रवाल जी का। और मुझे लगा कि मैं इन पर लिख सकता हूँ। मैं कहना चाहता हूँ, मैं छोटा हूँ, नया हूँ, लेकिन मुझे अपनी लेखनी के लिए जिस व्यक्तित्व की आवश्यकता थी वह व्यक्तित्व मुझे मिल गया था रामचरण अग्रवाल जी के रूप में, जिसने देश भर का सब कुछ न्यौछावर कर दिया। जितना मैं उनके विषय में अध्ययन करता रहा, मुझे लगा कि आज भी कुछ ऐसे लोगों के नाम जिंदा हैं जिन्होंने अपने कर्मों से हम सभी को, इस समाज को, इस देश को, इस राष्ट्र को नई दिशा दी और हमें आकर्षित किया। 1962 में यमुना की सफाई का नारा हो या रैन बसेरों की बात हो, उन समस्याओं बेशक में छोटी लगती है, लेकिन इस समस्याओं से देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित नेहरू को जोड़ना काबिल तारीफ है और अविस्मरणीय है। मुझे आकर्षित किया उनके मात्र 22 वर्ष की आयु में, जिस समय लोग अपने परिवार के बंधनों में बने रहते हैं, उस समय वह पहली बार जेल यात्रा पर गए। गांधी जी के सानिध्य में स्वतंत्रता संग्राम में रहना, 4 बार जेल जाना और उसके बाद 20 साल तक जनता के द्वारा चुनकर जनता का प्रतिनिधित्व करते हुए जनता की सेवा करना कोई बिरला इंसान ही कर सकता है। लंबे वर्षों तक पंडित नेहरू और इंदिरा जी के साथ उनके घनिष्ठ संबंध रहे। लोगों ने दिल्ली का इतिहास लिखते समय यह ध्यान नहीं रखा कि स्वतंत्रता की लड़ाई में हिस्सेदारी और दिल्ली में जनसेवा की नींव रखने वाले लोगों को इतिहास के पन्नों से भुलाया नहीं जा सकता, उनकी छवि धूमिल नहीं हो सकती। मैंने अपने शब्दों में उन्हीं सब बातों को इस पुस्तक में दिखाने का एक छोटा सा प्रयास किया है और स्वतंत्रता सेनानी रामचरण अग्रवाल के बारे में मेरी यह खोज अनवरत हमेशा रहेगी। एक बार फिर इस मंच के माध्यम से मैं उस महान विभूति, उस महान आत्मा को शत नमन करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मेरे साथी और सहयोगी, बहुत ही सीनियर कांग्रेसमैन, राज्यसभा के सदस्य आदरणीय संतोष भगौरिया साहब से दरखास्त करूंगा कि 1944 में अंग्रेज चीफ कमिश्नर ऑफ दिल्ली द्वारा लिखा गया एक खत रामचरण अग्रवाल जी के बारे में कि वो पढ़कर सुनाए। यह पत्र डीओ मैंने जमी ऑफिशियल जिसको बोलते हैं पार्शली सीक्रेट, डीओ नंबर F6/2/44-SC दिल्ली से मैं
26 अप्रैल को दिया था। मिस्टर टॉटनहम उस समय, which I understand has been addressed to the Government of India, is included among the papers which were received here with your letter. And I am not sure what particular complaint Ramchandra Agarwal now makes, but the main facts of the case are as follows. Ramchandra Agarwal is an old Congress worker who was convicted in the individual civil disobedience movement of 1940-41. Immediately on the commencement of the Congress movement on the 9th August 1942, he was arrested and ordered to be detained under Defence Rule 26. On the 10th September 1943, he was released subject to a restriction order requiring that, number 1, he shall report himself to the officer in charge of the Kotwali police station, Delhi, within 72 hours after the service of this order, and thereafter to the same officer on every Monday, Wednesday and Friday at 10 a.m. Number 2, shall not join or continue in any procession or meeting of more than 10 persons other than a procession or a meeting of a purely religious or domestic character. Next paragraph. By an order made on the 8th November 1943, the Deputy Commissioner amended the first clause so as to run, 1, shall report himself every Friday at 10 a.m. to the officer in charge of the Kotwali police station. During the ensuing weeks, despite the restrictions, Ramcharan was found to be taking an active part in the underground Congress organization in Delhi, and on the 25th January 1944, he was arrested under DR 129. He was kept in detention under this rule until the 24th March 1944, when he was released subject to a fresh restrictive order made by the DC requiring that 1, shall after the service on him of this order reside and remain within the limits of Ward 4 of Delhi Municipal Committee. 2, shall report himself every Friday at 10 a.m. to the officer in charge of the Kotwali police station. 3, shall not join or continue in any procession or meeting of more than 10 persons other than a procession or a meeting of a purely religious or domestic character. By an order made on the 31st March 1944, the first clause of this order was amended to read, shall reside and remain within the limits of Ward 4 administrative and Ward 5 administrative of the Delhi Municipal Committee. तो हमने उनकी संकलन की है, वो दिखाना चाहते हैं। 2-3 मिनट का है प्रोग्राम।